जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए इलेक्ट्रीशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सिलेबस जारी किया गया है उसी सिलेबस के अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न संख्या 131 से इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 130 तक क्वेश्चन आपको बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 131 से, जहां पे पूछा जा रहा है दो प्रतिरोध 6 ओम तथा 3 ओम समानांतर में जुड़े हैं, मतलब कि पैरेलल में जुड़ा है, और इस संयोजन का 9 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको लगाना आना चाहिए। देखिए कैसे आप यहाँ पे लगाएंगे। पहले जो यहाँ पे दिया गया उसको ध्यान से देखिए। पहले जो यहाँ पे 9 ओम दिया गया इसको आप भूल जाइए। दो जो यहाँ पे प्रतिरोध है, एक यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम जो कि समानांतर पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसको पहले आप यहाँ पर देखिए। तो ये पैरेलल में जुड़ा है, तो पैरेलल में साथियों सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा सूत्र होता है समानांतर प्रतिरोध के लिए R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ये हमारा सूत्र होता है। तो R1 का मान यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 और ये आपका 9, तो ये आपका 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 2 ओम आ जाएगा। अब ये जो 2 ओम आया है ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा जा रहा है कि इस संयोजन में 9 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो एक R का मान अभी हमने निकाला है, कितना आया था, 2 आया था, और R2 का मान यहाँ पे 9 दिया गया है। तो 2 प्लस आप 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 11 ओम आएगा। और 11 ओम यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी आरएलसी श्रेणी परिपथ में एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। ये सूत्र यहाँ पे एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सएल और एक्सी बराबर जब होगा तो दोनों जो होगा एक दूसरे को निरस्त कर देगा, मतलब कि जो रिजोनेंस होगा उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, प्रतिबाधा केवल प्रतिरोध के बराबर रह जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे केवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिजोनेंस, जो कि वनली आर यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया आर प्लस एक्सएल, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सएल जो होगा ये अलग से नहीं जुड़ेगा, ये इसके साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे आर प्लस एक्सएल कहना गलत होगा, और यहाँ पे आर प्लस एक्सी भी कहना गलत होगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इंडक्टिव रिएक्टेंस को संतुलित करता है, ये सबको मालूम है। और अनंत तो ये तो अलग ही है, ये और भी यहाँ पे गलत साबित होगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति कितनी होगी। किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति पूछा जा रहा है, कितना होगा। तो पहले तो सिंक्रोनस जो स्पीड का सूत्र होता है वो ध्यान रखिएगा। तो सिंक्रोनस स्पीड को ns से इंडिकेट किया जाता है, और ns बराबर हमारा सूत्र होता है 120 F अपान P, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको फ्रीक्वेंसी का मान 50 यहाँ पर दे दिया गया है, पोलों की संख्या 6 दे दिया गया है, तो आपको केवल सूत्र पे लगाना है। तो 120 अपने जगह पे रहेगा, गुणे फ्रीक्वेंसी का मान 50 दिया गया तो 50 लिख देंगे, पोलों की संख्या यहाँ पे 6 दिया गया है, तो हम यहाँ पे साथियों बटे पूरे के बटे यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब जो यहाँ पे घटाना है उसको आप देखिए,
और इसको यहाँ पे गुणा भाग कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1000 आरपीएम। इसको करके देख लीजिएगा, आरपीएम 1000 आरपीएम, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रमेय का उपयोग किसी जटिल नेटवर्क को एक वोल्टेज स्रोत एवं एक प्रतिरोध के समतुल्य बदलने के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, एक यहाँ पे जो रूल है जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन प्रमेय, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि थेवेनिन जो प्रमेय है, इसमें यही कहा जाता है कि किसी भी रैखिक नेटवर्क को एक समतुल्य वोल्टेज स्रोत या श्रेणी प्रतिरोध में बदल देगा, लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका विश्लेषण हो जाएगा वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रमेय का उपयोग किसी जटिल नेटवर्क को एक वोल्टेज स्रोत एवं एक प्रतिरोध के समतुल्य बदलने के लिए किया जाता है। तो थेवेनिन प्रमेय का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में ऑल डे एफिशिएंसी की गणना मुख्यतः किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में हम वितरण ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर जो है पूरे दिन अलग अलग लोड पर काम करता है, इसलिए उसकी जो ऊर्जा दक्षता होती है, जिसको हम ऑल डे एफिशिएंसी के अंतर्गत क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, लगातार पूरा दिन इसको आप काम में नहीं ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और सी ऑप्शन दिया गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के लिए ये जो है एक दक्षता होती है, उसका यहाँ पे सही मापदंड होता है, इसको भी आप पूरे दिन उपयोग नहीं कर सकते। और ऑटो ट्रांसफार्मर को भी नहीं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसको भी ऑल डे एफिशिएंसी के अंतर्गत आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल वितरण को आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर का वेक्टर समूह, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि है, इनमें 11 का क्या यहाँ पे अर्थ है, जो कि यहाँ पे डेन 11 यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 11 का मतलब ये होगा कि वेक्टर समूह में 11 जो है ये घड़ी है, मतलब कि क्लॉक यहाँ पे निशान है। और इसके अनुसार सेकेंडरी वोल्टेज का जो प्राथमिक वोल्टेज होगा वो 30 अंश लीड होगा, ये इसको दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक वोल्टेज के बीच 30 अंश का फेज अंतर, ये जो है यहाँ पे ये इंडिकेट किया जाता है इसके द्वारा। 11 का मतलब इसमें ये है। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी एसी परिपथ में पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि जो धारा है वो वोल्टेज से पीछे है, क्योंकि यहाँ पे लैगिंग का मतलब ये होता है पीछे, और यहाँ पे लीडिंग का मतलब होता है आगे। तो लैगिंग की बात किया जा रहा है, तो ये धारा वोल्टेज से क्या है, पीछे है, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया धारा वोल्टेज से आगे है, तो ये गलत होगा, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर जो होता है वो कैपेसिटिव परिपथ में होता है, लैगिंग पावर फैक्टर में ये स्थिति नहीं होता है। और सी ऑप्शन है धारा और वोल्टेज के समान फेज में, तो ये तो और भी गलत होगा, क्योंकि यदि धारा और वोल्टेज समान फेज में होगा तो पावर फैक्टर जो होगा वहाँ पे 1 होगा, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया परिपथ पूर्णतः प्रतिरोधी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रतिरोधी जो परिपथ होगा उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, 0.6 तो होगा ही नहीं, ये 1 से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि PMMC, इसका पूरा नाम होता है परमैग्नेट, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ध्यान देखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इसका पूरा नाम में। ये पूछा जा रहा है कि PMMC
यंत्र एसी धारा को सीधे क्यों नहीं माप सकता है? मतलब ये कन्फर्म है कि ये नहीं मापता है, लेकिन क्यों नहीं मापता है? इसलिए नहीं मापता है साथियों, क्योंकि एसी में धारा जो होती है प्रत्येक आधे चक्र में जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है, बदल देती है। मतलब ये जो आपको देखने को मिलता है कुछ यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये ऐसे आपको देखने को मिलता है, जो दिशा होती है इसकी बदल जाती है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जब ये आधे चक्र में दिशा बदलती है तो उसके अंतर्गत पीएमएमसी में उत्पन्न जो टार्क होता है वो भी यहाँ पे दिशा बदल देता है। तो ये आपका टार्क जो हो जाता है उसका औसत जो टार्क होता है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है कि एसी में औसत टार्क शून्य हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय कमजोर हो जाता है, सॉरी चुंबक कमजोर हो जाता है तो अस्थाई चुंबक जो होता है वो एसी मापने से कमजोर नहीं होता है। ये कोई यहाँ पे रीजन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और कॉइल का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो ये भी गलत है, क्योंकि कॉइल का प्रतिरोध जो होता है वो एसी के कारण नहीं बढ़ता है। और डी ऑप्शन दिया गया स्प्रिंग टूट जाता है, तो स्प्रिंग का तो एसी मापन से कोई संबंध ही नहीं है कि स्प्रिंग से एसी पे कोई प्रभाव पड़ेगा या एसी पे स्प्रिंग से कोई प्रभाव पड़ेगा, ये भी गलत है। केवल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कुल कितने डायोड प्रयुक्त होते हैं? तो डायोड की बात करें साथियों तो फुल वेव रेक्टिफायर में टोटल यहाँ पे 4 डायोड होता है। कितना डायोड होता है? 4 डायोड होता है। और सभी जो डायोड होते हैं वो आधे चक्र में 2 डायोड संचालित करते हैं, जिससे दोनों आधे चक्रों का उपयोग करके डीसी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 4 डायोड आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो 2 डायोड का उपयोग किया जाता है वो सेंटर टैप, जिसको हम फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत भी जानते हैं, तो उसमें उपयोग किया जाता है। और 3 डायोड तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि कि यहाँ पे संयोग ही नहीं बनेगा। और यहाँ पे 6 डायोड दिया गया है, तो 6 डायोड का उपयोग जो किया जाता है 3 फेज जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें 4 टोटल डायोड होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अर्थिंग पद्धति का उपयोग भारत में घरेलू एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सबसे अधिक किया जाता है? जहां पहला ऑप्शन दिया गया प्लेट अर्थिंग, बी ऑप्शन है पाइप अर्थिंग, सी ऑप्शन है स्ट्रिप अर्थिंग और डी ऑप्शन है रॉड अर्थिंग। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी पाइप अर्थिंग, क्योंकि पाइप अर्थिंग जो होता है वो सबसे अधिक प्रचलित होता है और ये काफ़ी किफ़ायती विधि भी माना जाता है। तो इसका जो यहाँ पे उपयोग किया जाता है अर्थ में, जो कि प्रतिरोध कम करने के लिए, और कह सकते हैं कि ये रख रखाव में काफ़ी अच्छा भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे घरेलू में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। और प्लेट अर्थिंग जो किया जाता है ये भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन घरों में नहीं किया जाता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे प्लेट अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। और स्ट्रिप अर्थिंग की बात करें साथियों, तो स्ट्रिप अर्थिंग जो होता है बड़े बड़े जो सब स्टेशन हो गए या लंबी जो अर्थिंग ग्रिड होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और रॉड अर्थिंग की बात करें तो रॉड अर्थिंग का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जो कि भारत में सामान्य जो घरेलू वायरिंग होता है उसमें तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और ये उतना प्रचलित भी नहीं है। हालांकि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन घरेलू के लिए ये नहीं माना जाता है। प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही होता है केवल पाइप अर्थिंग, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या दोगुनी कर दी जाए तथा सप्लाई वोल्टेज एक आवृत्ति में स्थिर रहे तो कोर फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस पे साथियों प्रभाव तो पड़ेगा। अब इसी प्रभाव को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि जो समीकरण होता है उसी के अनुसार हम चलेंगे। और समीकरण में ये कहता है E बराबर 4.44 FN⁵, ये हमारा समीकरण होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको
क्या देखने को मिल रहा है? तो ट्रांसफार्मर के अनुसार जो ईएमएफ का समीकरण है ई बराबर 4.44 एफ एन फाई यहाँ पे है। तो इसमें वोल्टेज और आवृत्ति जो है यहाँ पे स्थिर यदि हो तो टर्न्स जो होगा ये दोगुना यदि कर दिया जाए तो फ्लक्स जो होगा ये जो फाई का मान है ये जो होगा आधा हो जाएगा। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फ्लक्स आधा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही होगा। और यहीं बी ऑप्शन दिया गया फ्लक्स दोगुना हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होगा दोगुना तभी होगा जब वोल्टेज बढ़ेगा। और क्वेश्चन में वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई स्थिर रहने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे दोगुना नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आधा होगा, इसलिए बी ऑप्शन हम गलत मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर पूछा जा रहा है, यदि एसी परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 8 ओम तथा प्रेरकीय रिएक्टेंस XL बराबर 6 ओम है तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ पे 8 दिया गया, एक्सएल का मान यहाँ पे 6 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अंडर रूट में आपका आ जाएगा 64 प्लस 36, और 64 प्लस 36 बराबर क्या होता है, 64 प्लस 36, तो ये आपका 100 होता है। 64 प्लस 36 100 हो जाएगा। और ये 100 जो होगा आपका अभी अंडर रूट में रहेगा, और जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। कितना आएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपको सूत्र याद है तो ऐसे सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिक प्रारंभिक टार्क प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों स्लिप रिंग मोटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर में बाहरी प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और बाहरी प्रतिरोध जोड़कर प्रारंभिक टार्क जो होता है वो बहुत ही अधिक प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए भारी मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। और वहीं यहाँ पर ए ऑप्शन स्क्वायरल केज मोटर रोटर दिया गया है। तो स्क्वायरल केज जो यहाँ पे जो मोटर होता है ये एक तरह से सरल होता है, लेकिन इसका प्रारंभिक टार्क जो होता है सामान्य रहता है। स्लिप रिंग मोटर में इसे बहुत ही कम उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अस्थायी चुंबकीय यहाँ पे रोटर की बात करें तो अस्थायी चुंबकीय जो रोटर है ये भी सामान्य इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त नहीं होता है। और ठोस रोटर की बात करें तो ये विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे स्लिप रिंग का उपयोग किया जाएगा, और यदि यह स्लिप रिंग नहीं है तो आप स्क्वायरल केज का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर यहाँ पे स्लिप रिंग का ही उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में शक्ति गुणांक सुधारने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया संधारित्र बैंक, मतलब कि संधारित्र बैंक की बात किया जा रहा है। तो संधारित्र बैंक जो है एक तरह से प्रेरकीय भार जो होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न रिएक्टिव पावर होता है उसकी पूर्ति करता है, ये सबको मालूम है। और इससे क्या होता है कि जो पावर फैक्टर होता है वो सुधरता है। तो लाइन और धारा जो होती है एक तरह से इसमें जो हानियां होने वाली होती है वो कम होती है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे फायदा है इसका उपयोग करने से। हालांकि फायदा हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, केवल ये पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में शक्ति गुणांक सुधारने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो संधारित्र बैंक का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन दिया गया रियोस्टेट। तो रियोस्टेट जो है जो कि प्रतिरोध नियंत्रित करता है, पावर फैक्टर से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। और वहीं यहाँ पे सी ऑप्शन फ्यूज दिया गया है। तो फ्यूज केवल सुरक्षा उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। और ओमीटर की बात करें तो ओमीटर धारा मापता है, पावर फैक्टर सुधारने का इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। केवल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर देखते हैं 145 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से किस मापक यंत्र का उपयोग केवल डीसी मापन के लिए किया जाता है? मतलब कि केवल डीसी धारा मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया मूविंग आयरन यंत्र। तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह से ये जो काम करता है एसी पर भी काम करता है और डीसी पर भी काम करता है। मतलब कि एसी और डीसी दोनों धारा पर ये वोल्टेज माप सकता है। तो ये तो आपका गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल डीसी मापने की बात की जा रही है। और बी ऑप्शन दिया गया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो साथियों ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पीएमएमसी जो यंत्र होता है ये अस्थाई चुंबक और जो गतिशील कुंडली होती है उस पर आधारित होता है। तो ये केवल एसी में टार्क की दिशा बदल सकता है, औसत टार्क यहाँ पे शून्य हो जाता है। इसलिए ये जो है केवल डीसी पर ही काम करता है, एसी पे काम नहीं करता है। तो ये आपका वही चीज़ पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और डायनमोमीटर का नाम आपने सुना होगा, डायनमोमीटर भी है, ये भी एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकता है। और इंडक्शन प्रकार का यंत्र की बात करें तो ये जो होता है केवल एसी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब एसी मापने के लिए कहा जाएगा तो इंडक्शन प्रकार का यंत्र ध्यान रखिएगा, और जब एसी और डीसी दोनों मापने की बात की जाएगी तो आप मूविंग आयरन यंत्र का नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो किरचॉफ का जो करंट का जो नियम होता है वो होता है आवेश संरक्षण का नियम। जी हाँ, क्योंकि किरचॉफ का जो धारा नियम है साथियों ये बताता है कि किसी जंक्शन पर प्रवेश करने वाली जो कुल धारा होगी वो बाहर निकलने वाली कुल धारा के बराबर होगी। मतलब कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगी। तो यही आपका सही होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये तो अलग नियम होता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किरचॉफ के वोल्टेज नियम से संबंध रखता है, जिसको शॉर्टकट में आप केवीएल लॉ के अंतर्गत जानते हैं। ये केवीएल लॉ है। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है आवेश संरक्षण का नियम, ये धारा के लिए और ये वोल्टेज के लिए। आवेश संरक्षण का नियम वोल्टेज के लिए, और यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आवेश संरक्षण का नियम ये धारा के लिए, और ऊर्जा संरक्षण का नियम वोल्टेज के लिए है। और ओम का नियम यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है। तो ओम का नियम तो केवल वी आई और आर मतलब वोल्टेज धारा और जो रेजिस्टेंस है उसमें संबंध बताता है। और फराडे के नियम की बात करें तो फराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का मुख्य लाभ क्या है? लाभ की यदि बात करें साथियों, यदि आप प्रैक्टिकली किए होंगे इसको, इसके बारे में जानते होंगे, तो एक चीज़ आपने देखा होगा फुल वेव जो रेक्टिफायर है ये एसी के दोनों आधे चक्र का उपयोग इसमें होता है। मतलब कि इससे औसत डीसी वोल्टेज जो होता है अधिक होता है और रिपल जो होता है कम प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया केवल आधा चक्र उपयोग होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर में नहीं देखने को मिलता है आधा चक्र, ये केवल हाफ वेव रेक्टिफायर में आधा चक्र देखने को मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा। और रिपल अधिक होता है तो ये गलत है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल कम होता है। और दक्षता बहुत ही कम होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि दक्षता कम होती है लेकिन इसमें नहीं होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में दक्षता जो होती है वो यहाँ पे साथियों कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 148 को देखते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है घरेलू वायरिंग में सामान्यतः अर्थिंग तार का रंग कौन सा है? तो अर्थिंग तार का जो रंग होता है वो हरा उपयोग किया जा सकता है और यहाँ पे पीला उपयोग किया जा सकता है। जो भारतीय मानक जो नियम है उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो। और लाल की बात किया गया तो ये फेज के लिए होता है। काला जो होता है, जो कि काला रंग जो कि पुराने जो मानक का जो नियम है उसके अंतर्गत देखा जाए तो ये न्यूट्रल के लिए होता है। और नीला की बात करें तो नीला जो है जो कि वर्तमान में इसको भी यहाँ पे न्यूट्रल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी बैटरी की क्षमता सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो बैटरी की जो क्षमता होती है हमेशा एम्पियर आवर में, जिसको हम बोलते हैं AH।
एम्पियर आवर, जो कि यहाँ पर आपका भी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि बैटरी की क्षमता जो होती है एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि बैटरी कितनी धारा कितने समय तक प्रदान कर सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर वाट दिया गया है, तो ये तो शक्ति की इकाई है, और बोल्ट यहाँ पे दिया गया है, तो केवल ये बैटरी का विभवांतर को दर्शाता है बोल्ट। और डी ऑप्शन ओम दिया गया है, तो ओम जो है प्रतिरोध की इकाई है। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका होता है इसमें सिलिकॉन का उपयोग, क्योंकि सिलिकॉन जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है। और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो डायोड में हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और भी बहुत सारी जगहों पे जो इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।